और देशहित की शुरुआत देश के लिए सबसे जरूरी 5 ऐसे सवालों के साथ जिनके जवाब देश हित में, देश की भलाई में, देश का सबसे बड़ा सवाल जो आपको पता होने चाहिए, धर्मांतरण जिहादी को आतंकवादी क्यों ना माना जाए। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर से केरल तक देश में चल रही धर्मांतरण फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। आप जानते हैं कि आतंकवाद से खतरनाक है धर्मांतरण जिहाद। सवाल इसलिए भी क्योंकि रवि किशन ने भी सवाल उठाया, बीजेपी के सांसद गोरखपुर से, कह रहे हैं कि आतंकवाद की तरह है धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण। दूसरा सवाल, भारत में धर्मांतरण के जहरीले जिहाद के कितने नायक हैं। तीसरे सवाल के जवाब में हम आपको बताएंगे धर्मांतरण जिहाद के कोड वर्ड अल्लाह के बंदे रहमत का राज क्या है। कोड वर्ड आज आप जानेंगे, धर्मांतरण जिहाद के कितने कोड वर्ड आज आपको पता लगेगा। देशहित में चौथा जरूरी सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में उड़ते ड्रोन आतंक पर अब स्ट्राइक कब होगी। उड़ता आतंक, ड्रोन आतंक। और देशहित में पांचवा सवाल यह है कि केजरीवाल प्यासे दिल्ली को पानी की गारंटी आखिर कब देंगे, देश की राजधानी दिल्ली। और अब देशहित में आपको जानना चाहिए कि धर्मांतरण जिहाद को आतंकवाद क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि धर्मांतरण आतंकवाद की तरह है, आतंकवाद का दूसरा रूप है जबरन धर्मांतरण। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आतंकवाद कहा जाए जबरन धर्मांतरण को, क्यों अब धर्मांतरण जिहादियों के खिलाफ आतंकवादियों जैसा सलूक होना चाहिए जो रवि किशन कह रहे हैं कि आतंकवाद है। तुलना करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, आतंकवाद और धर्मांतरण कैसे तुलना करिए कि कैसे धर्मांतरण ही आतंकवाद है और आतंकवाद ही धर्मांतरण है। दोनों में पाकिस्तान कनेक्शन कॉमन है। कॉमन क्या क्या है, देखिए, आतंकवाद का भी पाक कनेक्शन, धर्मांतरण का भी पाकिस्तान कनेक्शन। समझेंगे आप कि कैसे आतंकवाद और धर्मांतरण में कई चीजें कॉमन है। आतंकवाद का आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवाद, और धर्मांतरण का भी जांच एजेंसी बता चुकी है कि आईएसआई कनेक्शन सामने आ चुका है। दो, तीसरा समझिए फंडिंग, आतंकवाद के लिए भी विदेशी फंडिंग, यहां पर स्लीपर सेल, और धर्मांतरण के लिए यहां पर स्लीपर सेल हैं, कई एनजीओज हैं जो स्लीपर सेल की तरह, वहां पर भी विदेशी फंडिंग। चौथा, मजहबी कट्टरता, वो भी कट्टरता के नाम पर, ये भी कट्टरता के नाम पर, मजहबी कट्टरता आतंकवाद, मजहबी कट्टरता धर्मांतरण। कई चीजें आप कॉमन है इसमें। यहां पर भी धर्म विशेष पर आरोप और धर्मांतरण पर भी धर्म विशेष पर आरोप। सबसे इंपॉर्टेंट, कोड वर्ड का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं और ये जो धर्मांतरण जिहादी हैं ये भी कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये जो धर्मांतरण है ना, वो भारत में धंधा हो गया, ये धर्म के धंधेबाज हैं। अब ये धंधा ऐसे हो गया कि वो धंधे का ये दरअसल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान, सुना है ना आपने, एक होता है जिसमें आप ऊपर होता है, आप मेंबर्स जोड़ते जाते हैं धीरे धीरे, मतलब जिसमें एक शख्स अपने नीचे शख्स को जोड़ता जाता है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान, और बिजनेस को बढ़ने के साथ ऊपर वालों को रॉयल्टी मिल जाती है। ये दरअसल इस तरह का एक प्लान है, धर्मांतरण वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान है। भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत में भोला, मन्नू, इरफान जैसे मूक बधिर धर्मांतरण रैकेट के सबसे निचले पायदान के लोग हैं। इनको आगे लोगों को जोड़ना है और ऊपर फिर कमीशन पहुंचती है, फिर ऊपर फायदा पहुंचता है। जबकि इस रैकेट के रिंग मास्टर्स उमर गौतम से लेकर मलेशिया में छिपे बैठे जाकिर नाइक तक हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है इसकी। धर्मांतरण के इस धंधे में कैसे होता था पैसे का खेल, और कैसे एक शख्स धर्म बदलते ही दूसरों को धर्म बदलने के लिए ब्रेन वॉश करने लगता था। मतलब जो कन्वर्टेड होते हैं वो ज्यादा रेडिकलाइज हो जाते थे। इसकी पूरी कहानी, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए और समझिए कितना खतरनाक खेल है ये। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण रैकेट के रिंगमास्टर उमर गौतम को पकड़ा तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि इस धर्मांतरण जिहादी रैकेट के तार दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, फतेहपुर जैसे यूपी के 32 जिलों से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश तक फैले हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण की फसादी फंडिंग दोहा, अबू धाबी, रियाद और बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक फैली हुई। लेकिन जैसे जैसे उमर गौतम की करतूतों के पोल खुल रहे हैं, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस की धर्मांतरण मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है कि कन्वर्जन के इस रैकेट में सारे कन्वर्टी भी शामिल थे। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे धर्मांतरण की ये चेन मार्केटिंग ऐसी थी कि उमर गौतम और काजी जहांगीर
जिन मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराते थे वो सारे फिर मिलकर नए शिकार की तलाश में जुट जाते थे। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि यूपी एटीएस ने दिल्ली से जिस राहुल भोला की गिरफ्तारी की है उसने 7 मूक बधिरों के धर्मांतरण करवाने की बात कबूल की है। यहां तक कि उमर गौतम के रैकेट में शामिल मन्नू यादव उर्फ मन्नान यादव ने भी 6 मूक बधिरों का धर्मांतरण करवाया है। ये भी जानकारी मिली है कि कानपुर के आदित्य नाम के लड़के का धर्मांतरण भी राहुल भोला ने ही करवाया था। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि उमर गौतम मूक बधिर छात्रों का धर्म बदलने के बाद उनकी एक नई टीम बना देता था जो दूसरे लड़कों के धर्मांतरण जिहाद में जुट जाते थे। ये तो सारे फोर्सफुल कन्वर्शन है और उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, उनके घर वाले परेशान हैं। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तिकड़ी हैं जो उमर गौतम और काजी जहांगीर के रैकेट के बड़े कारिंदे हैं। इनमें से पहले राहुल भोला की कहानी सुनिए जिसे एटीएस ने दिल्ली से पकड़ा है। राहुल भोला का परिवार दिल्ली में रहता है। राहुल की मां की आंखें आज भी उसका इंतजार करती हैं। 4 भाई बहन में दूसरे नंबर की संतान राहुल कैसे अहमद राहुल बना, इसकी कहानी उनकी मां सुनाती हैं। इसके बैग में से टोपी निकलती थी, वहाँ से हमें थोड़ा शक पड़ा। फिर ये सुरमा बुनमा डालने लग गया, इत्र लगाने लग गया, पैंट ऊंची करने लग गया। राहुल के भाई बताते हैं कि स्कूल टाइम से ही उसके मुस्लिम दोस्त थे। फिर वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा, 72 हूरों की बात करने लगा और आखिरकार 7 अगस्त 2018 को धर्मांतरण जिहादियों का शिकार हो गया। ये जो कहते हैं जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, कोई इनमें से मर के वापस आया क्या? उसने बताया कि 72 हूरें मिली हैं, दूध से नहलाएंगे, शहद से नहलाएंगे। किसी ने बताया तो मेरे को ही बता दे भाई आकर के। 29 साल का राहुल भोला अब अब्दुल राहुल बन चुका था और एक कन्वर्टेड लड़की से शादी भी कर ली। राहुल की मां बताती हैं कि उनके घर में रहते रहते कब और कैसे फोन पर ही कन्वर्जन हो गया और ये उन्हें पता भी नहीं चला। सर बात ये ना, ये बोलते सुनते तो है नहीं है, हमें नहीं पता किसका मैसेज आ रहा है। हर समय जो कुछ है इनका फ़ोन ही है इनके पास, हर समय ये फ़ोन पे लगा रहता। सुबह तो, शाम को तो, रात को तो, आते ही फ़ोनों में लग जाना। रात को 1-1 बजे तक इसने मतलब मैसेज करने, हमें कुछ पता नहीं इसने क्या किया है क्या नहीं, कौन इसके पीछे लगा हुआ था, कौन क्या था, हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये फ़ोन में हर समय लॉक लगा के रखता था। ये इस परिवार को दोबारा सदमा तब लगा जब यूपी एटीएस ने उन्हें जानकारी दी कि दिल्ली का राहुल भोला उनके धर्मांतरण जिहाद का अहम हिस्सा है। हमारी एटीएस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और हमने रिकॉर्ड भी किया है। क्योंकि अभी जांच चल रही तो पूरे तथ्यों को सामने रखना उचित नहीं होगा। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, हम रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे और इससे भी कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो भी करने वाले हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद करेंगी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को डिस्टर्ब करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब इसे देखिए, ये इरफान पठान है। महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला इरफान दिल्ली में बाल विकास मंत्रालय में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की नौकरी करता है और यहीं से ये धर्मांतरण जिहाद में शिरकत करता था। हालांकि बीड़ में इरफान के घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा कि घर में खुद को प्रोफेसर बताने वाला इरफान ख्वाजा पठान धर्मांतरण जिहाद से जुड़ा है। हमारा वो सब कुछ तो ये नहीं है ना, हमारा वो बच्चा वैसे इसमें नहीं है। जो भी ये ऐसा उसको आरोप लगाए ना, ये ऐसे इसमें नहीं है। अभी फिलहाल तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम कुछ पूरा मालूम नहीं है ना, अभी क्या मैटर क्या है अभी क्लियर अभी समझ में नहीं आया ना, हम उससे बातचीत नहीं हो पाई अभी। फिलहाल यूपी एटीएस के जांच का दायरा पूरे भारत में फैल चुका है। यूपी के 32 जिलों की पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही धर्मांतरण जिहाद के बड़े रैकेट का पूरा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, भारत के खिलाफ चल रहे धर्मांतरण के जहरीले जिहाद की साजिश में जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है वो जाकिर नाइक का है। वही जाकिर नाइक, याद करिए आप, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह शांति दूत मानते हैं इसे। उसके आतंक के प्रचारक का खुलासा हो चुका है और तभी से भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा हुआ है।
और अब धर्मांतरण जिहाद में भी जाकिर नाइक का चेहरा, बड़ा चेहरा उस पूरे नेटवर्क में, नेक्सस में सामने आ रहा है। जाकिर नाइक दरअसल आतंकवाद का प्रचारक भी है। इसको सुनकर कई लोग आतंक के रास्ते पर गए हैं, ये आरोप है। उपदेशक है ये, धर्मांतरण का भी मास्टरमाइंड निकला ये। वो आतंकवादियों की मदद भी करता है और धर्मांतरण जिहादियों की मदद भी करता है। वो आतंकवादियों के लिए भी फंड जुटाता है और धर्मांतरण जिहाद के लिए भी फंडिंग का इंतजाम करता है। वो आतंकवाद के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। रेडिकलाइज हुए हैं कई लोग इसको सुनकर, और धर्मांतरण जिहाद के लिए भी उसके वीडियो इस्तेमाल किए जाते हैं। धर्मांतरण जिहाद की जांच में भी खुलासा हुआ है कि अब जहरीला जाकिर विदेश से भारत में धर्मांतरण जिहाद का गिरोह चला रहा है। वैसे धर्मांतरण जिहाद आतंकवाद जैसा धंधा क्यों है, इसके कारण हम आपको बता चुके हैं। खासकर उमर गौतम वाले रैकेट में यूपीएटीएस ने जो खुलासा किया है वो बताता है कि कैसे इस रैकेट में देश से लेकर विदेशों तक से फंडिंग हो रही है। सोचिए, भारत में दुनिया के तमाम देश, कई देश हैं जो भारत से नफरत करते हैं, वो इन लोगों को पैसा देते हैं कन्वर्जन के लिए। ये जाकिर नाइक वाला कनेक्शन तो और खतरनाक है। पता चला है कि नया मुसलमान बनने वालों को जाकिर नाइक का ही वीडियो शेयर किया जाता था। मतलब जो रिसेंटली कन्वर्टेड होगा उसको जाकिर नाइक का वीडियो दिखाया जाता है। और तो और जाकिर के कनेक्शन वाले संस्थानों से उमर गौतम को फंडिंग भी होती रही है। दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दवाह सेंटर चलाने वाला कन्वर्टी उमर गौतम थैली के जोर पर उन मूक बधिरों को मुसलमान बनाता जा रहा था जो बोल सुन भी नहीं सकते। और उमर गौतम के इस महापाप के पीछे सबसे बड़ा चेहरा जाकिर नाइक का बताया जा रहा है, क्योंकि जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से उमर गौतम के करीबी रिश्ते उजागर हुए हैं। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। यूपीएटीएस को जिस बिलाल फिलिप से उमर गौतम के गहरे रिश्तों के बारे में पता चला है, उसकी तारीफ कुछ ऐसी ही है। कैनेडियन नागरिकता रखने वाला डेनिस ब्रैडली फिलिप उर्फ बिलाल फिलिप जाकिर नाइक का सहयोगी है। इस बिलाल फिलिप से उमर गौतम की मुलाकात 2006 में दोहा में हुई थी। इसके बाद बिलाल फिलिप और उमर गौतम के बीच कुछ दस्तावेजी करार भी हुए थे। ये बिलाल फिलिप वही शख्स है जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा भारतीयों को बगदादी की आतंकी फौज में भेजने का आरोप है। कतर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी चलाने वाला ये बिलाल फिलिप आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से एक बार पहले फिलीपींस में गिरफ्तार भी हो चुका है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क और केनिया जैसे देशों ने इसकी एंट्री पर बैन भी लगा रखा है। कहा जा रहा है कि उमर गौतम के इस बिलाल फिलिप ने भी फंडिंग की थी। यूपीएटीएस ने खुलासा किया है कि जाकिर नाइक की फाउंडेशन से जुड़ा फैज सैयद भी उमर गौतम का करीबी है। उक्त संस्था के व्यक्तियों से उमर गौतम के नजदीक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी उमर के खातों में धन का आदान प्रदान पाया गया है। पड़ताल में पता चला है कि उमर गौतम ने अपने निजी और परिवार के सदस्यों के खाते में देश विदेश के कई संस्थानों से फंड लिया है, जिसमें रोहिंग्याओं के लिए काम करने वाले और असम में प्रतिबंधित मरकज उल मारिफ से लेकर फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन, अल हसन एजुकेशन फाउंडेशन, मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर और ह्यूमन सॉलिडेटरी फाउंडेशन जैसे संस्थानों से फंडिंग हुई है। इनमें से कई एनजीओ देसी हैं, जबकि कई एनजीओ अमेरिका, कतर और कुवैत में काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, पता चला है कि उमर गौतम के रिश्ते ग्लोबल पीस सेंटर और पीएफआई के अलावा जमात इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात और वहादत इस्लामी से भी हैं। यूपीएटीएस अब धर्मांतरण जिहाद में शामिल इस पूरे रैकेट की पड़ताल में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही धर्मांतरण के नाम पर चल रहे जिहादी कामों का पूरा पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई कोड डिकोड हुए जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश में जिन सीक्रेट कोड का इस्तेमाल हुआ, यूपीएटीएस ने उसे डिकोड कर लिया है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 2 मौलाना एटीएस की गिरफ्त में हैं। मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण वो कर चुके हैं, ऐसा उन पर आरोप है। 1000। इनमें ज्यादातर लोग या तो मूक बधिर हैं या फिर बहुत गरीब परिवार से हैं। अब आपको बताते हैं धर्मांतरण का सीक्रेट कोड।
धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर से पूछताछ और पीड़ित परिवारों से मिली जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस की टीम धर्मांतरण के कोर्ट तक पहुंची। एक कोड वर्ड आया, रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। धर्मांतरण रैकेट रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। यूपी एटीएस ने जब इस कोडवर्ड को डिकोड किया तो पता चला इसका मतलब होता है धर्म परिवर्तन। रहमत का मतलब क्या होता है? वैसे तो रहमत का मतलब होता है कृपा, दया या मेहरबानी, लेकिन धर्मांतरण के ठेकेदारों के लिए रहमत एक कोडवर्ड था जो कि फंडिंग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। जब भी धर्मांतरण के लिए कहीं से पैसा आता था तो मैसेज में रहमत लिखकर आया करता था। धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर ज्यादातर मूक बधिर बच्चे थे। उन बच्चों को इस्लाम कबूल कराने के लिए यूट्यूब की मदद भी ली जाती थी। मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जाते थे और जब उसे कोई लाइक करता था तो वीडियो चैट बॉक्स में मैसेज आता था। मैसेज में लिखा रहता था अल्लाह के बंदे, यानी यह एक कोडवर्ड था और उस बच्चे के धर्मांतरण की तरफ यह पहला कदम बताया जाता था। नाम की जगह नंबर का मसला क्या है? धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों ने जब धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू की तो सख्त हिदायत दी थी कि अपने संपर्क के किसी भी नंबर को उसके नाम से सेव न करें। यानी जैसे हम और आप अगर किसी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो उसका नाम दर्ज करते हैं, लेकिन धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों ने नाम से नंबर सेव न करके उसे संख्या के हिसाब से दर्ज किया था। अगर वो किसी का मोबाइल नंबर सेव कर रहे थे तो उसमें वो संख्या यानी 16, 17 या 18 के नाम से उसे सेव करते थे। इन कोड वर्ड में एक शब्द आया, मुत्तकी। अब इसका मतलब क्या है? धर्मांतरण रैकेट में मुत्तकी शब्द का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता है। मुत्तकी वो होता है जो अपने हक व सच की तलाश करता है। यूपी एटीएस ने जब इस कोडवर्ड को डिकोड किया तो पता यह चला कि हिंदू छात्रों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें मुत्तकी का मतलब समझाया जाता था और उन्हें मुत्तकी कहकर बुलाया जाता था ताकि उन छात्रों का इस्लाम धर्म के प्रति रुझान बढ़ सके। कोडवर्ड की पड़ताल के दौरान एक और शब्द आया, सलात। धर्मांतरण कराने की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी जाती थी वो बातचीत के दौरान बार बार सलात शब्द का प्रयोग करता था। सलात शब्द का मतलब होता है नमाज और यूपी एटीएस के सूत्रों से पता चला कि सलात शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि इस साजिश के बारे में किसी को पता न चल सके। धर्मांतरण गिरोह की बातचीत में एक और कोडवर्ड का बार बार प्रयोग हो रहा था। ये कोडवर्ड है कौम का कलंक। सबसे हैरान करने वाला सीक्रेट कोड था कौम का कलंक। अब यूपी एटीएस इस बात की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था और इसका सही अर्थ क्या होता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई जिसमें ये सवाल पूछा गया, कमेटी के सदस्यों ने सवाल उठाया कि गूगल की कई चीजें ऐसी हैं जिन पर संदेह होता है, जिनमें से एक है मानो गूगल हमें सुन रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। संसदीय समिति ने पूछा कि मानो गूगल हमें सुन रहा है, इस पर संदेह होता है। इस पर गूगल के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कुछ बातें सुनता है लेकिन संवेदनशील बातें नहीं सुनता। तो फिर सांसदों ने पूछा कि गूगल कैसे तय करेगा कि क्या सेंसिटिव है और क्या नहीं है। इस पर आपको बता दें, जी मीडिया सहयोगी, मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त में से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें फेसबुक और गूगल से ये पूछा गया कि आप सेंसिटिव जो संवेदनशील मामले होते हैं उसको आप सुनते हैं और देखते हैं, क्या ये सही है? उस पर गूगल के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाँ, हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन सभी संवेदनशील मामलों को नहीं देखते हैं। इस पर सवाल किया गया कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा चीज संवेदनशील है और कौन सा नहीं है। इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। तो एक तरफ अमन, आप देखिए कि ट्विटर को लेकर इस तरह से हंगामा मचा हुआ है और दूसरी तरफ गूगल और फेसबुक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो वही बता दूं कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये भी कहा कि प्रतिनिधियों ने कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर और शशि थरूर जो इस कमेटी के चेयरमैन है, उनके जो ट्विटर हैंडल है उसको लॉक किया गया था, इस पर भी उसे सवाल पूछा जाएगा
और फेसबुक और गूगल प्रतिनिधियों से यह भी कहा गया कि जैसे ट्विटर ने लॉक किया था, क्या आप भी कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, यानी लॉक और ब्लॉक हम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ट्विटर लॉक कर देता है और दूसरी तरफ गूगल हमारी आपकी जो संवेदनशील बातें हैं उसको सुनता है। तो जाहिर सी बात है सभी प्रतिनिधियों ने जो अक्रॉस द पार्टी लाइन यही कहा कि आपको भारत के कानून को मानना होगा, यहाँ के जो नियम है उससे चलना होगा। रविंद्र, इसमें एक चीज है, जो रिपोर्ट आपने दी है उसके हिसाब से गूगल ने ये माना है कि हाँ वो कुछ बातें सुनता है, वो सेंसिटिव बातें जो हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ये कैसे तय होता है कि जो वो सुन रहा है वो तो सुनने के बाद पता, मतलब या तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन है ना, और गूगल मान रहा है मतलब। बिल्कुल, देखिए ये केवल निजता का जो अधिकार का उल्लंघन ही नहीं है, ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है कि आप देखिए कि गूगल हर चीज में, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, देश के बहुत सी चीजों में, सुरक्षा से संबंधित मामलों में भी गूगल कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे में सवाल है कि उसमें कैसे तय करेगा कौन सा मामला ये देश की सुरक्षा के मामले में संवेदनशील है या नहीं। यही सवाल कमेटी के सभी सदस्यों ने भी पूछा, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम हर मामले को नहीं सुनते, यानी बचने की कोशिश की है। इस पर कड़े रुख अपनाते हुए कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि ऐसा नहीं करना होगा। भारत के जो नियम कानून है जिसमें निजता का अधिकार भी आता है, इसका आपको पालन करना होगा। और यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में हम आईटी मंत्रालय को भी, जो 6 जुलाई को बुलाया जाएगा आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को, उसमें भी उनसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मामले संवेदनशील है जो गूगल को आपने बताया है, और कौन कौन से मामले संवेदनशील नहीं है जिसको वो सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं यह मामला जल्द खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कमेटी में सभी सदस्यों ने अक्रॉस द पार्टी लाइन यही तय किया कि भारत के नियम कानून को, चाहे गूगल हो या फिर फेसबुक या ट्विटर, सबको मानना ही होगा। शुक्रिया आपका रविंद्र जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। मामला सीरियस है, गूगल एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ बातें सुनता है, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव, लेकिन सुनता है। आतंकवाद का नया जोन अब ड्रोन है, यानी आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला ड्रोन अब आतंकवादियों का हथियार बन चुका है। 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल साल 2001 में तालिबान के आतंकी मुल्ला उमर के खिलाफ किया था। हालांकि वो बच निकला था, लेकिन बीते 20 सालों में ड्रोन तक आतंकवादियों की पहुंच भी हो चुकी है। देश हित में आज हम आपको आतंकवाद के ड्रोन मॉडल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद आज प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। 2 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। सेना को आधुनिक तकनीक से लैस हथियार मुहैया कराने पर बातचीत हुई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन आतंकी हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ड्रोन से आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि आतंकी गतिविधि में ड्रोन का इस्तेमाल गंभीर मसला है और इसे दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। और 5वीं बड़ी बात कि पिछले 3 दिन में जम्मू कश्मीर के ऊपर 7 ड्रोन दिख चुके हैं। आपको फिल्म उरी का ये सीन याद है? सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरह ड्रोन की मदद से एलओसी पार मौजूद आतंकवादियों की पहचान की गई और उन पर नजर रखी गई। ड्रोन से मिले इनपुट्स के बाद ही भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। लेकिन अब ऐसे ही ड्रोन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ भी लग चुके हैं और वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले के लिए कर रहे हैं। यानी भारत के खिलाफ एलओसी पार से ड्रोन आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। बीते 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी ड्रोन दिख चुके हैं। इनमें से 2 ड्रोन का इस्तेमाल 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए में किया गया। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है
ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार के मुताबिक आतंकवादियों का ड्रोन से हमला करना ये एक गंभीर तकनीकी चुनौती है और इस बड़े खतरे का जवाब भी तकनीक के जरिए ही दी जा सकती है। ड्रोन आतंकवाद आखिरकार बड़ा खतरा क्यों है? ड्रोन आतंकवाद बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ड्रोन आतंकवाद में जो हमला किया जाता है उसमें आप सीधा उसमें विस्फोटक बांध के या फिर विस्फोटक को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के हमला कर सकते हैं। ऐसे किसी हमले में किसी आतंकवादी के घुसपैठ की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे ड्रोन से एक्सप्लोसिव भेजकर वहां हमला कर सकते हैं या करवा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रोन साइलेंट किलर की तरह होते हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना और समय रहते खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये लो कॉस्ट ऑप्शन है आतंकवादियों के पास। ना तो ड्रोन को डिटेक्ट करने के इतने सक्षम रडार हैं दुनिया में मौजूद, और अगर वो डिटेक्ट हो भी जाते हैं तो उनको गिराने के लिए जो मिसाइल्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो कॉस्ट टू किल रेशो जो है वो कहीं बैलेंस नहीं उसमें हो पाता। यानी कि 10,000 के ड्रोन को गिराने के लिए आपको 10 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये एक इकोनॉमिक चुनौती भी है और एक मिलिट्री चुनौती भी है। ड्रोन से हमला एयरपोर्ट, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े संस्थान, गैस, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स, संवेदनशील सरकारी भवन और सैन्य ठिकाने कहीं पर भी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि ड्रोन आतंकी हमले को रोकने में क्या भारत सक्षम है? ड्रोन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तो हमें डिफेंसिव अपनी जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि रडार्स और ऐसे मिसाइल्स और असलाह ला के रखने पड़ेंगे जिनसे ड्रोन्स को गिराया जा सके। और ये वहां पर तैनात होंगे जहां हाई वैल्यू टारगेट्स हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे रिफाइनरी, जैसे कोई एयरपोर्ट या कोई एक बड़ा ऑफिस, अहमियत वाला ऑफिस। और इस जंग में भी, ड्रोन की जंग में भी भारत का ही पल्ला भारी होगा, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी तकनीक भी विकसित है। बीते 2 सालों में एलओसी पार से ड्रोन आतंकवाद के कई सबूत मिले हैं। जून 2020 में हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। भारतीय जांच एजेंसी ने कई मौकों पर दावा किया कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए कश्मीर और पंजाब में हथियार भेजने की कोशिश की गई, लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद अब देश को ड्रोन आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। मनीष शुक्ला के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। तो यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ड्रोन्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नैनो ड्रोन, इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है। इसका वजन 250 ग्राम तक हो सकता है, इतना छोटा होता है। माइक्रो ड्रोन का वजन 2 से 3 किलोग्राम या इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फिर आते हैं स्मॉल ड्रोन, इसका वजन 25 किलोग्राम तक हो सकता है। हवा में उड़ने के बाद ये अपने आप लैंडिंग भी कर सकता है। फिर मीडियम ड्रोन, इसका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा होता है। लार्ज ड्रोन जो कि 100 किलोग्राम तक के हो सकते हैं और इसका प्रयोग सेना द्वारा युद्ध क्षेत्र में निगरानी के लिए किया जाता है। ये ड्रोन काफी ऊंचाई से तस्वीरें खींच सकता है और वीडियो भी बना सकता है। एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों पर बम बरसाने के लिए भी किया जा सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार से हमले के लिए भी किया जाता है। आप इसे कॉम्बैट ड्रोन भी कह सकते हैं। अब हम आपको ड्रोन कैमरे की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे कि यह काम कैसे करता है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि आतंकवादियों ने किस तरह ड्रोन हमले को अंजाम दिया होगा। हमला करके नुकसान पहुंचाने का सबसे नया और लेटेस्ट तरीका, ड्रोन अटैक। ड्रोन से अटैक 2 तरीके से किए जाते हैं और आज इस डेमो के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि ड्रोन से 2 अलग अलग तरीके से अटैक कैसे किए जाते हैं। ये ड्रोन कैमरा है हमारे पास, हम लोग इसको ड्रोन कैमरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए आज इस ड्रोन कैमरे को हम आपके सामने लेके आए हैं। ये देखिए, ये पूरा सेटअप आप एक बार ध्यान से देखिए और तब आप शायद समझ पाएंगे।
इस पूरे सेटअप में जिस पहले अटैक की मैं बात कर रहा था, पहला अटैक, ड्रोन अटैक का पहला तरीका क्या होता है, जिस जगह पे ये कैमरा लगा है, आप देख रहे हैं कैमरा जहां फिट किया गया है, इस वाली जगह पे जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जो बॉम्ब होते हैं, उनको यहाँ कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ कनेक्ट करने के बाद उसको रिलीज करने के लिए एक पूरा रिमोट कंट्रोल बटन होता है। अब मान लीजिए जहाँ पे ये कैमरा लगा है वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव फिट किया गया हो और इस ड्रोन को यहाँ रखा गया हो और उसके बाद ये ड्रोन अब टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ करने के बाद क्या होता है फिर मैं आपको समझाता हूँ। नीचे एक्सप्लोसिव फिट है और उसके बाद ये ड्रोन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद एक ऊंचाई पर जाने के बाद जो रिमोट कंट्रोल होता है वो इस व्यक्ति के हाथ में होता है और इससे ये दिख रहा होता है, उसमें कैमरा भी लगा होता है और उससे ये दिख रहा होता है कि आखिरकार ये ड्रोन अब कितनी ऊंचाई तक कहाँ जा रहा है। रिमोट कंट्रोल के साथ साथ जो ये मॉनिटर होता है वो ये बता रहा होता है कि इस वक्त ड्रोन की पोजीशन क्या है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना है कि रिमोट कंट्रोल में एक पूरा प्रोग्राम्ड, एक कहें कि प्रोग्राम्ड सिस्टम में सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग के साथ डाली गई होती हैं कि आखिरकार कौन सी जगह पे उस लगे हुए नीचे जिस जगह का मैंने जिक्र किया था जहां ये कैमरा लगा हुआ है, उस जगह लगे हुए एक्सप्लोसिव्स को कौन से कोऑर्डिनेट्स पे, कितने एंगल पे, कितनी ऊंचाई पर कौन सी जगह रिलीज़ किया जाना है और उस रिलीज़ किए जाने के पॉइंट को पहले तय किया जाता है ऊपर से उस जगह पे ले जाने के बाद। तो पहला तरीका होता है, अब जैसे ये ड्रोन जैसे मूव कर रहा है, मान लीजिए उस लोकेशन पे जहाँ ये पहुँचा है इसकी पोजीशन यहाँ आ गई और उसके बाद मॉनिटर पे ये दिखा रहा है कि इससे तकरीबन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें 70 डिग्री के और डेविएशन पे उस एक्सप्लोसिव को रिलीज़ किया जाना है। थोड़ा आगे ले जाएंगे और उसके बाद यहीं पे बटन होता है जहाँ से आप देख रहे हैं ये जो पूरी मॉनिटरिंग है, ये रिमोट कंट्रोल्ड सिस्टम है पूरा और आप दोनों हाथों के मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ से आप उसको आगे ले जा सकते हैं, यहाँ से आपकी इसकी ऊंचाई को और बढ़ा सकते हैं या फिर उसको और नीचे लेके आ सकते हैं। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो कहते हैं ना, जीपीएस से ये पूरा सिस्टम चलता है। जीपीएस से पता होता है कौन से एंगल, कितनी ऊंचाई, कौन सा लोकेशन, कौन सा टारगेट और उसके कितने नज़दीक है। और जैसे ही उस टारगेट को ज़ीरो डाउन किया जाता है, जैसे ही इस मॉनिटर पे वो टारगेट बताता है कि हाँ आप जिस टारगेट को आपको इस प्रोग्राम में फिक्स किया गया है वहाँ आप पहुँच चुके हैं, तो एक बटन के ज़रिए, जैसे ये बटन है, इस बटन को आपने दबाया और उस बटन को दबाते ही उस जगह पे जहाँ वो ड्रोन, आपको ड्रोन कैमरा दिख रहा है, उस जगह पे वो एक्सप्लोसिव रिलीज़ हो जाता है और ठीक टारगेट पर वो बॉम्ब जाके गिर जाता है। अब आपको हम एक बार ड्रोन को वापस ले आते हैं और दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में आखिरकार क्या होता है। ये तरीका तो था जिसमें आप एक्सप्लोसिव्स को उसमें फिट करते हैं और रिलीज़ करते हैं। दूसरे तरीके में ड्रोन खुद एक सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि दूसरे तरीके में क्या होता है। ये ड्रोन कैमरा हमने वापस यहाँ मंगाया आपको ये समझाने के लिए कि आखिरकार दूसरे तरीके में चीज़ें क्या होती हैं। एक बार इसको बंद करिए और फिर मैं आपको समझाने की। पहला तरीका आपने समझ लिया, अब दूसरे तरीके में क्या होता है। पहले तरीके में आपको बताया था मैंने, यहाँ पे एक्सप्लोसिव फिट होते हैं और उसको रिलीज़ किया जाता है। ड्रोन अटैक के दूसरे तरीके में ये जो पूरा आप इसकी जो लैंडिंग होती है और इसका जो ये माउंट आप देख रहे हैं, इस पूरे माउंट में एक्सप्लोसिव फिट रहते हैं, विस्फोटक लगा दिए जाते हैं। जैसे आपने कई बार सुसाइड बॉम्बर्स को देखा होगा कि पूरी बॉडी पे वो एक्सप्लोसिव लगा के और उसके बाद किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और वहाँ बटन दबा के खुद को एक्सप्लोड करते हैं, इसको सुसाइड बॉम्बर्स कहा जाता है। वैसे ही इस पूरे हिस्से में, ये पूरा हिस्सा, इसमें विस्फोटक लगे होते हैं, बारूद बंधा होता है, विस्फोटक लगे होते हैं और उसके बाद फिर ये ड्रोन उसी तरीके से टेक ऑफ करता है। इसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने का तरीका वही, लेकिन चूंकि इसके नीचे वाले हिस्से में एक्सप्लोसिव बंधा है तो रिलीज करने का सिस्टम इसमें नहीं होता। इसमें पूरा का पूरा ड्रोन, क्योंकि पूरे के पूरे ड्रोन में एक्सप्लोसिव बंधे होते हैं, उसका जो नीचे का माउंट मैंने आपको दिखाया वहाँ एक्सप्लोसिव बंधे होते हैं, जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ एक्सप्लोसिव बंधे होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ड्रोन एक बॉम्ब की तरह काम करता है। वो ड्रोन एक्सप्लोसिव को रिलीज करके वापस नहीं आता। ये ड्रोन दूसरे तरीके में पूरा का पूरा ड्रोन ही उस लोकेशन पे जाके गिरा दिया जाता है और ये ड्रोन बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करता है। यानी ये ड्रोन वापस नहीं आता। ये ड्रोन किसी वैसे रिहायशी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में
या किसी सेंसिटिव इलाकों में पूरा का पूरा ड्रॉप किया जाता है। और ये ड्रोन ड्रॉप बेसिकली एक बॉम्ब ड्रॉप की तरह होता है। और आप सोच लीजिए भविष्य में इस तरह के ड्रोन अटैक कितने घातक साबित होने वाले हैं, कि अगर इस तरह के ड्रोन अटैक बहुत पोटेंशियल के साथ और एक बहुत ही घातक एक्सप्लोसिव के साथ अगर इस्तेमाल किए गए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो बीते कुछ समय से पंजाब, राजस्थान, जम्मू और एलओसी पर ड्रोन्स की गतिविधियां बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लगातार सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम खरीदने के बारे में भी विचार कर रही है, जिसे जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और पाकिस्तान से लगती सीमा के पास तैनात किया जा सके। अब हम आपको ड्रोन आतंकवाद का सफाया करने वाले उस हथियार के बारे में बताएंगे जो भारत के पास है और पूरी तरह स्वदेशी है। ड्रोन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन इंद्रजाल। आसमान में एक साथ भारत के इन 75 शक्तिशाली ड्रोन की उड़ान देखकर देश के दुश्मन डर गए थे। वो तारीख थी 15 जनवरी 2021। जगह थी दिल्ली और मौका था सेना दिवस की परेड का। ड्रोन की दुनिया में भारत का ये शक्ति प्रदर्शन था। नए युग के ये हवाई हथियार उड़ते हुए बॉम्ब्स होते हैं जो अपने टारगेट्स के ऊपर गिरते हैं और फट जाते हैं। इनके जरिए बॉम्ब्स भी ले जा सकते हैं जिन्हें दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। अब रही बात दुश्मनों के ड्रोन हमले को नाकाम करने की, तो इसके लिए इंद्रजाल तैयार हो चुका है। इंद्रजाल एक स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है। इसे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि इंद्रजाल 1000 से 2000 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी ड्रोन या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर सकती है। हम इसको कहते हैं वाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वाइड एरिया का मतलब कि मिनिमम 1000 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। एक दिल्ली एनसीआर या एक पूरी जम्मू वेस्टर्न बॉर्डर या पूरी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो हमारा थॉट ये आता है कि आप सिर्फ एक रेडार से या सिर्फ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से या सिर्फ एक ऐसे टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। उसके कॉम्बिनेशन एक 9 टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जिसने हमने ये डिज़ाइन किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.